Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, Bar Council of India established under the Advocates Act 1961 is a statutory body, autonomous body, both A and B, or none of the above. अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत स्थापित बार काउंसिल ऑफ इंडिया डैश है सांविधिक निकाय, स्वायत्त निकाय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। The Bar Council of India is both a statutory and an autonomous body created under the Advocates Act of 1961. BCI consists of elected members from each state bar council for a 5-year term. BCI also have 2 ex officio members which are Attorney General of India and Solicitor General of India. बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत गठित की गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल से 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 2 पदेन सदस्य हैं जो इस प्रकार हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कर्ता इन अ हिंदू जॉइंट फैमिली? ऑनर ऑफ द फैमिली, सुपरवाइजर ऑफ द फैमिली, क्रिएटर ऑफ द फैमिली और मैनेजर ऑफ द फैमिली। निम्नलिखित में से कौन हिंदू संयुक्त परिवार में कर्ता को सबसे अच्छा परिभाषित करता है? परिवार का मालिक, परिवार का पर्यवेक्षक, परिवार का निर्माता या परिवार का प्रबंधक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मैनेजर ऑफ द फैमिली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिवार का प्रबंधक। Under Hindu law, a karta is the manager of a joint family and its assets. Karta is in charge of managing the family's day-to-day expenditure, taking care of the family members and protecting the joint family property. Hindu law presumes the senior-most male member of the Hindu joint family as a karta. The position of karta is sui generis. हिंदू विधि के तहत एक कर्ता एक संयुक्त परिवार और उसकी संपत्ति का प्रबंधक होता है। कर्ता परिवार के दैनिक व्ययों के प्रबंधन, परिवार के सदस्यों की देखभाल और संयुक्त परिवार की संपत्ति की सुरक्षा का प्रभारी होता है। हिंदू विधि हिंदू संयुक्त परिवार के सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य को कर्ता मानता है। कर्ता की स्थिति स्वी जेनरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 क्लॉज 1, व्हाट मस्ट एन अरेस्टेड पर्सन बी इन्फॉर्म्ड ऑफ? देयर राइट टू रिमेन साइलेंट, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, द ग्राउंड्स फॉर देयर अरेस्ट और द आइडेंटिटीज ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर्स। अनुच्छेद 22 खंड 1 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को क्या सूचित किया जाना चाहिए? चुप रहना उनका अधिकार है, उनके कार्यों के परिणाम, उनकी गिरफ्तारी का आधार या गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों की पहचान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द ग्राउंड्स फॉर देयर अरेस्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनकी गिरफ्तारी का आधार। Recently in Prabir Purkayasth versus State 2024, the Supreme Court invalidated the arrest of NewsClick founder editor Prabir Purkayasth, ordering his release due to the Delhi police's failure to inform him of the grounds of his arrest beforehand. Article 22 Clause 1 of the Constitution states, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. हाल ही में प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य वर्ष 2024 मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अमान्य करार दिया और उनकी रिहाई का आदेश दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हें उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में पहले से सूचित करने में विफल रही थी। संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 1 में कहा गया है, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यह अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता इज द टर्म पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड? सेक्शन 2, सेक्शन 21, सेक्शन 28 और सेक्शन 3। भारतीय न्याय संहिता के किस खंड में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 21, धारा 28 या धारा 3? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 28। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 28। Recently, in the case of Malda District Central Cooperative Bank Employees Association and others versus the Election Commission of India and others, the Calcutta High Court ruled that an employee of a cooperative bank not funded or controlled by the government is not considered a public servant under Section 21 of the Indian Penal Code 1860.
Section 28 of the Bharatiya Nyaya Sanhita introduced in 2023 outlines the definition of a public servant. Unlike Section 21 of the Indian Penal Code, which uses older terminology, Section 28 of the BNS incorporates updated language. For instance, it specifies government company as defined in Clause 45 of Section 2 of the Companies Act 2013 instead of the Companies Act 1956 mentioned in the IPC. हाल ही में मालदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहकारी बैंक का एक कर्मचारी जो सरकार द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित नहीं है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक नहीं माना जाता है। वर्ष 2023 में प्रस्तुत की गई भारतीय न्याय संहिता की धारा 28 एक लोक सेवक की परिभाषा को रेखांकित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के विपरीत जो पुरानी शब्दावली का उपयोग करती है, बीएनएस की धारा 28 में अद्यतन भाषा शामिल है। उदाहरण के लिए यह आईपीसी में उल्लिखित कंपनी अधिनियम 1956 के बजाय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में परिभाषित सरकारी कंपनी को निर्दिष्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के संविधान का भाग 3 डैश को सुनिश्चित करता है नागरिकता, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। Part 3 of the Constitution of India, which includes Article 12 to 35, enshrines the fundamental rights. Part 3 of the Constitution is described as the Magna Carta of India. The right to property, Article 31, was originally a fundamental right, but was removed by the 44th Amendment Act 1978. It's now a legal entitlement under Article 300A in Part 12 of the Constitution. भारत के संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में परिभाषित किया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया था। यह अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। Before we wrap up, here's a question for you. Dash is the main legislation on the procedure for administration of substantive criminal law in India. Indian Evidence Act 1872, Indian Penal Code 1860, the Bombay Police Act 1951 और the Code of Criminal Procedure 1973. डैश भारत में वास्तविक आपराधिक कानून के प्रशासन की प्रक्रिया पर मुख्य कानून है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय दंड संहिता 1860, बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।